ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं। चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार कोशिश करता रहा है कि आपको सही खबरें पहुंचाई जाए और ऐसे जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराई जाए जो बिल्कुल ग्राउंड जीरो के हालात अच्छी तरह से जानते हैं, वहां मौजूद हैं या वहां के हालात अच्छी तरह से जानते हैं। पिछले कुछ महीनों में ईरान के बारे में कुछ ये खबरें आई कि ईरान में पानी की बहुत किल्लत है, खुश्क साली है और डैम्स का पानी का लेवल बहुत नीचे आ चुका है, वगैरह वगैरह। वो बहुत ही बार बार खबरें आई और हमारे कुछ दर्शकों ने, नाजरीन ने कमेंट्स में सवाल भी किए कि इस मौजू पर भी कोई एक वीडियो बनाइए ताकि सही सूरत हाल का अंदाज हो जाए। आज मैंने यही तय किया कि ईरान की जो ये पानी वगैरह की या दूसरी चीजें हैं उनकी बात हो जाए और उसके अलावा भी वहां की हुकूमत, वो जो अक्सर ये खबरें आती हैं कि वहां की करेंसी बहुत डाउन है, यकीनी तौर पर डाउन है डॉलर के मुकाबले, लेकिन क्या आम लोगों की जिंदगी वाकई बहुत मुश्किल है या कोई वहां, क्या कुछ लोग भूखे सो जाते हैं, क्या बगैर छत के कहीं लोग सोते हुए नजर आते हैं सड़कों पर, क्या ऐसे मांगते हैं भीख जैसे हमारे यहाँ इस तरह से होता है। बहरहाल ये बहुत, न सिर्फ भारत में बल्कि बहुत से मुल्कों में ये मुश्किलात हैं। आज हम बात कर रहे हैं अहमद अब्बास साहब से जो ईरान में 25 साल से ज्यादा मुद्दत से वहां पर हैं। आजकल वो अपनी छुट्टियों के लिए भारत आए हुए हैं, इस वक्त वो मुंबई में है और उनसे हम इस मौजू पर बात करना चाहते हैं। पिछले कुछ हफ्ते से बात हो रही थी लेकिन कुछ और बड़ी खबरें आ गई, उन पर बात हुई। अहमद अब्बास साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आप वक्त दे देते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद अब्बास साहब, मैं भी बहुत बार ईरान गया हूं, पिछले कुछ बरसों से नहीं जा सका किसी वजह से, लेकिन ये जो खबरें इस दरमियान आई आपने भी जरूर देखी होंगी कि पानी की बहुत किल्लत है तेहरान में और मुल्क में खुशहाली के हालात हैं। क्या कुछ है, क्या सूरत हाल है, हम उसी से शुरू करते हैं, फिर दूसरे और मौजूआत पर भी बात करेंगे। आप बताइए क्या सूरत हाल है, आप वहां रहते हैं इतने लंबे अरसे से। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए काजी साहब। ईरान के, अगर हम पानी की मुश्किल के बारे में बात करना चाहें तो ये बेशक एक अहम मौजू है ईरान में, और ईरान में इस पे काफ़ी इस बात पे तशवीश जाहिर की गई कि कुछ साल हैं जिसमें बारिश की और बर्फबारी की मकदार कम हो गई है। बर्फबारी और बारिश जिस तरह से हो रही थी उसमें कमी आई है, ये एक हकीकत है। लेकिन अगर हम ईरान को देखें तो ईरान के अलग अलग हिस्से हैं और अलग अलग सूबे हैं। जैसे हिंदुस्तान के भी अलग अलग सूबों की अलग अलग वहाँ की आबो हवा है और पानी की मकदार, बारिश की मकदार वहाँ जैसे अलग अलग है, तो ईरान में भी पानी की और बारिश की मकदार अलग अलग है। जैसे हम अगर नॉर्थ ईरान की बात करें, नॉर्थ ईरान के कई जो सूबे हैं उसमें अच्छी बारिश होती है, काफ़ी बारिश होती है, क्योंकि ये सूबे कैस्पियन सी के साहिल पे वाक़ हैं, तो वहाँ पर बारिश हकीकत साल के कई महीने होती है। और आपको ये भी अर्ज कर दूं कि यही वो सूबे हैं जहाँ ईरान की चावल की पैदावार होती है। इन्हीं सूबों में काफ़ी बड़ी मकदार में चावल पैदा किया जाता है और काफ़ी ज़रखेज़ है और बागात भी काफ़ी हम देखते हैं कि इस सूबे में है। तो एक तो हिस्सा ये हो गया कि जहाँ बारिश काफ़ी होती है वहाँ आज भी बारिश हो रही है, अच्छी बारिश हो रही है, कुछ कमी आई है लेकिन बारिश वहाँ पर जारी है, अच्छी तरह से बारिश हो रही है। ईरान के जो सूबे तुर्की के बॉर्डर से लगे हुए हैं, अजरबैजान से जो लगे हुए हैं, जंजान और तबरेज और अर्दबील, अर्दबील तो तबरेज तो शहर है लेकिन अर्दबील और बाकी ये सूबे ऐसे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, बहुत ठंडे सूबे हैं। वहाँ बर्फबारी पहले भी होती थी, आज भी होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। और एक्चुअली ये वो इलाके हैं ईरान के कि जहाँ घर को ठंडा करने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं होता, इसलिए कि गर्मी वहाँ उस तरह की नहीं होती। मैं उन इलाकों में बाई कार जा चुका हूँ, तो आप अगर ईरान का सफ़र बाई कार कीजिए
तो आपको हर 15-20 किलोमीटर पे हाईवे पे एक इस्तराहतगाह उसको कहते हैं कि आप वहाँ रिलैक्स हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं। तो वहाँ पर जो इस इलाके में है, जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो बर्फबारी वाले हैं, जो आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको वहाँ हीटर मिलेगा, लेकिन हीटर वो होता है जो गैस से चलता है, वहाँ उसको बुखारी कहते हैं। लेकिन वहाँ आपको फैन लगा हुआ नहीं है, एसी लगा हुआ नहीं मिलेगा, इसलिए कि वहाँ उसका इस्तेमाल नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। तो उन इलाकों में बर्फबारी अभी भी हो रही है और अच्छी बर्फबारी होती है काफी। बेशक कहते हैं कि जैसे 50 साल पहले होती थी वो नहीं रह गई है, कम हुई है, लेकिन बेपनाह बर्फबारी होती है और बड़ी ठंड भी पड़ती है। कुछ सूबे हैं जैसे जो वस्ती ईरान के, मध्य ईरान के जो सूबे हैं, वहां पर हम देख रहे हैं कि वो सहराई इलाके हैं, जैसे जो सूबे फार्स, जिसमें इस्फहान और इस तरह के सूबे आते हैं, ये सहराई और रेगिस्तानी इलाके हैं। यहाँ पर भी बारिश होती है, लेकिन और बर्फबारी भी, लेकिन कमी आई है, ये बात सही है। तो ये सूरत हाल, एक तो मौसम में तब्दीली हम देख रहे हैं कि वो बारिश में, बर्फबारी में कमी वाक़ई हुई। अब ये जो सूरत हाल है, जो खबरों में आया कि वहाँ पानी की किल्लत है, पानी का बहरान है, तो बेशक ये तशवीश की बात थी, इस पर बड़ा जोर दिया गया, हाँ कमी है। लेकिन कमी होने का मतलब ये है काज़मी साहब के, दो बातें मैं कहूँगा। एक तो वहाँ पर ईरान में ये सूरत हाल है कि पानी का एहतराम बहुत है, पानी का सम्मान बहुत ज्यादा किया जाता है। मैं आपको बताऊं कि अब से 4-5 साल पहले मैं तबरेज से और आगे फिर उरूमिये और वो इलाका जाके फिर तुर्की के बॉर्डर से मिल जाता है, वहां बाई कार गया था, करीब 1300 किलोमीटर तेहरान से, और वहां की झीलें मैंने देखी थी। तो मैंने ये देखा कि कुछ तो झीलें थी बड़ी, वहां पर लोग जाते थे, कुछ छोटे छोटे तालाब थे, बहुत छोटे तालाब। हम हिंदुस्तान की अगर बात करें तो हिंदुस्तान के जो तालाब होते हैं उनके मुकाबले में बड़े छोटे तालाब थे वो। लेकिन आप यकीन जानिए कि उस छोटे से तालाब में आपको गंदगी के नाम पर एक तिनका नहीं मिलेगा। लोग वहां जाते हैं, किनारे बैठते हैं, और किनारे बैठ के अपनी वो पिकनिक भी करके आएंगे, अपना वहां खाना भी बनाएंगे और सारी चीजें वहां अपना वक्त गुजार के आएंगे। ईरानियों में एक आम कल्चर है, जाते हैं वीकेंड पे अपना पार्क में चले गए, वहां बैठ के खाना पका रहे हैं, वहीं खा रहे हैं, चटाई बिछा के वापस आ रहे हैं, ये सब कुछ करते हैं। लेकिन एक दिन का आपको पानी के अंदर कोई डालता हुआ नजर नहीं आएगा। इसकी वजह यह है कि खुद पब्लिक के अंदर, अवाम के अंदर भी अवेयरनेस इस मामले में बहुत ज्यादा है कि पानी को गंदा नहीं करना है, पानी हमारे यहाँ कम है। तो एक तो चीज ये हो गई। दूसरी बात यह है कि वहां पानी जो प्रोवाइड किया जाता है, चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर हो, तो उसमें ऐसा कोई वो कल्चर नहीं कि आप पानी जखीरा करके रखते हैं। हम तेहरान की अगर बात करें या दूसरे शहरों, छोटे शहरों की, छोटे बड़े जो शहर जैसे मशहद, दूसरा वो अफगानिस्तान के बॉर्डर के करीब शहर है, कुम की बात करें ईरान का वस्ती शहर है, या उरूमिया और तबरेज की बात करें जो तुर्की के बॉर्डर के करीब है, अजरबैजान के बॉर्डर के करीब है, इन तमाम शहरों में हमने क्या देखा कि पानी जखीरा करके रखने का, टंकी लगाने का कोई सिलसिला वहां पर नहीं है। पानी 24 घंटे आपको सप्लाई पानी की मिलती है, और पानी काफी अच्छा और ठंडा पानी होता है। अच्छा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप टैप का पानी पी सकते हैं, पॉल्यूटेड नहीं है। और हमारा खुद का तजर्बा यह है कि हम बेशक एहतियातन 1-2 दिन मिनरल वाटर पीते हैं, अगर 1-2 दिन से ज्यादा रुकना रहता है तो वहां का पानी पिया हमने, आज तक कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। तो वो पानी जो रहता है काफी साफ सुथरा और 24 घंटे की सप्लाई है। आप जब भी खोलेंगे नल और आपको पानी आता मिलेगा। तेहरान में भी यही है। हमारे घर में कहीं कोई टैंक, कहीं कोई टंकी नहीं लगी जहां पानी भर के रखते हो। हमेशा पाइप के अंदर पानी मौजूद रहता है, और आप चलाइए और पानी आप लेके इस्तेमाल कीजिए। जब ये हुआ कि पानी इस बार बारिश लेट हो गई, यानी इस बार बहुत ज्यादा ये खबरें हुई, ऐसे खुशकसारी की खबरें पिछले वर्षों में भी आई, इस साल जो है वो इस पे बड़ी बात हुई। तो वजह ये हुई कि खुद तेहरान वगैरह में एक मौसम है, वो खिजा, जैसे गर्मी जब खत्म हुई तो गर्मी के बाद फिर वो खिजा का मौसम आता है, पतझड़ का मौसम आता है, तो वो महीने फिक्स है कि इस महीने से इसका आगाज हो गया। तो उसमें आमतौर पर यह है कि इस वक्त से पानी, बारिश शुरू हो जानी चाहिए। जैसे हिंदुस्तान में मानसून का रहता है कि मानसून इस डेट से आ जाना चाहिए, जून का महीना फला डेट के, अगर नहीं आए तो लेट है मानसून। वहां भी इसी तरह से है कि अगर इस डेट को बारिश नहीं हुई तो लेट मानी जाएगी। तो जब लेट हुई
तो ये प्रिकॉशन लिया गया कि भाई, और लोगों को इस पे तवज्जो दिलाई गई कि आप पानी के इस्तेमाल पे ध्यान दें, फजूल खर्ची बिल्कुल ना होने पाए, जो पानी का इस्तेमाल है वो बहुत ही एहतियात से किया जाए। और फिर जब और बारिश लेट हुई तो उसके बाद ये होने लगा कि रात में 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक पानी का प्रेशर कम कर दिया। या ये भी हुआ कि किसी किसी इलाके में ऐसा हुआ, बारी बारी बांट दी कि हफ्ते में एक दिन या 2 दिन ये हुआ कि रात में 11-12 बजे के बाद से सुबह 5 बजे तक पानी नहीं आएगा और उसके बाद आएगा। तो जो मौजूदा जिस पे इतना जाहिर खबरें बनी, पूरी गुफ्तगू हुई, बहस रही, तो वो उसका वो ये सूरत हाल थी। यानी इस सूरत इतनी जो बहरानी कैफियत जो बयान की गई उसमें पानी की सप्लाई की ये सूरत हाल थी। और ऐसा भी नहीं था कि पूरे तेहरान में बारी बारी, जैसे आज इस इलाके में रात में 11 से सुबह 5 तक, तो अगले दिन किसी और इलाके में, इस तरह से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, उस मौसम को गुजारा जिसमें पानी आना, बारिश होनी चाहिए थी। बारिशें जैसे शुरू हो जाती हैं दोबारा फिर से नॉर्मल अपने उस पर आ गया है और आ रहा है कई इलाकों में। तो ये सूरत हाल मैं तेहरान की बता रहा हूँ। ऐसे ही मैं जिस गांव में भी गया, मैंने ये देखा कि गांव में पानी की सप्लाई है और हर घर में बिजली, जाहिर वहां बिजली कभी मसला नहीं रही, बिजली सस्ती भी बहुत है और हर जगह पे मौजूद है। तो लोग जो हैं, हम इस पे भी बात करेंगे, बिजली और जी, एनर्जी के दूसरे उस बिल्कुल पे। बिल्कुल। तो पानी की ये सूरत हाल है, मजमूई सूरत हाल इस तरह की है। ये आपने आपने ईरान के जोग्राफिया को बहुत अच्छे से बताया और मुख्तलिफ इलाकों में क्या क्या सूरत हाल है वो बताया। उरूमिया इत्तफाक से मैं भी 2003 में गुजरा था और हवाई जहाज से वो बाकायदा झील नजर आती है, उरूमिया झील। वो काफी टूरिस्ट स्पॉट है। मैं तो नहीं जा सका था, मैं इराक जा रहा था उस वक्त जंग कवर करने के लिए, लेकिन उस तरफ से गुजर हुआ। तो खारे पानी की झील है जी काजी साहब, जी। वो उरूमिया झील खारे पानी की झील है। मैं इत्तफाक से उस पर जा चुका हूँ और हाँ उसमें बोटिंग भी कर चुका हूँ उसी वक्त जी जब जी मैं गया था। जी जी तो जी जी बीच बीच में जजीरे हैं जी, तो आपने जी अच्छा जी याद जी दिलाया, जो मुझे वाकन याद है। वाकन बहुत ही खूबसूरत जगह है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा और ये समझना चाहता हूँ। अच्छा, मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैं नई दिल्ली के एनडीएमसी एरिया में रहता हूँ, जहां हर पूरे शहर के मुकाबले में प्रायोरिटी से बिजली, पानी, हर चीज अच्छी मानी जाती है जो दी जाती है। लेकिन हमारे इस इलाके में भी सुबह शाम कुछ घंटों के लिए पानी आता है सरकारी, और हम लोग टंकी में पानी भरते हैं, और अक्सर जगहों पर सरकारी पानी काफी नहीं होता और लोगों को सबमर्सिबल अपने लगाने पड़ते हैं जमीन से सीधे पानी निकालने के लिए। तो ये सूरत हाल हमारे यहाँ भी है, और हमारे यहाँ पानी का कभी ऐसा शोर नहीं मचता जिस तरह से वेस्टर्न मीडिया ने ईरान में पानी की कमी की बात इस तरह से कही। और ये बहुत बड़ी बात है कि टंकी रखने की जरूरत ही महसूस नहीं होती, यानी घरों के ऊपर टंकियां नहीं है और पूरी उम्मीद और भरोसा है कि पानी सबको लगातार मिलता रहेगा। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं आम लोगों की जरूरत, जिसमें आपने एनर्जी यानी पेट्रोल वगैरह जो लोगों की जरूरत है वो किस तरह से होती है, लोगों के खाने पीने की जरूरतें कैसे, ये जो करेंसी डाउन होने की खबरें आती हैं और उसमें वाकई ईरानी लोग बहुत परेशान भी रहते हैं। डॉलर के मुकाबले में करेंसी काफी सरकार वहां प्लान भी बना रही है कि नई करेंसी लाए, 2 जीरो कम कर दे, या वो तो खैर आप बताएंगे, आप ज्यादा बेहतर समझते हैं। और क्या क्या सहूलतें देती है सरकार। पानी के बारे में तो आपने बताया कि बहुत ही बेहतरीन उन्होंने बेरोक टोक इंतजाम किया हुआ है पानी का। जी देखिए, एक जो वहाँ की करेंसी का रेट गिर रहा है उसमें एक बड़ा रोल डॉलर का है। डॉलर के सिलसिले में ईरान पर चूंकि पाबंदियां अमेरिकन बैंकों की तरफ से और यूरोपियन बैंकों की तरफ से हैं, तो वहाँ ये कई साल से हम देख रहे हैं कि फॉरेन करेंसी का एक बहरान सा रहता है। और उसमें आप ये बखूबी वाकिफ है कि ईरान के खिलाफ इक्तिसादी जंग बाकायदा अमेरिका और मगरबी ममालिक लड़ रहे हैं। तो एक कोशिश के साथ और मंसूबे के साथ ये कोशिश की जाती है कि ईरान में डॉलर की कमी हो जाए, डॉलर कम पड़ जाए और
जब कम पड़ जाएगा तो जाहिर है फिर महंगा होगा। एक तो ये चीज है इसमें, यानी कहीं ना कहीं इसमें एक तरह की कॉन्स्पिरेसी भी रहती है। दूसरी चीज ये है कि इन्फ्लेशन ईरान में है, वो भी पाबंदियों का नतीजा है। हम देख रहे हैं कि पाबंदियों के नतीजे में इन्फ्लेशन है वहां पर। मगर इस सब के बाद भी हम ये देखते हैं कि ईरान में जो पर कैपिटा इनकम है वो $4000 से ऊपर है। $4000 से ऊपर का मतलब ये है कि हम अगर हिंदुस्तान की बात करते हैं तो $2600 पर कैपिटा इनकम है। तो $4000 का मतलब ये है कि एक ठीक ठाक इनकम मानी जाएगी। बेशक इसके बाद भी ईरानी बहरहाल और इससे ज्यादा उनकी तवक्को है कि इससे ज्यादा हो, पर कैपिटा इनकम उनकी बेहतर हो और बेहतर जिंदगी गुजार सकें। लेकिन मौजूदा सूरत हाल ये है और उसमें वो अपनी जाहिर है जद्दोजहद करते हैं, एतराज करते हैं। ये चीजें जो है वो जारी है इसके साथ साथ। लेकिन जी तो साहब तकरीबन 100 रुपए लीटर हमें पेट्रोल लेना पड़ता है। जो डीजल से गाड़ियां चलती हैं, ट्रक वगैरह, वो भी तकरीबन 100 रुपए लीटर के हिसाब से वो ले रहे हैं। आपके यहाँ पेट्रोल वगैरह जो आम लोगों की जिंदगी है, वो जरूरतें किस तरह से पूरी होती हैं, क्या होता है? ये आपने बड़ा अच्छा मौजू छेड़ा। ईरान में असल में अगर कहा जाए, अगर मैं ये कहूं कि पेट्रोल मुफ्त है तो ये मुबालगा नहीं है। इसलिए कि पेट्रोल पर लीटर जिस रेट से बिक रहा है उस रेट पर ईरान में कोई चीज नहीं बिकती है। वो इस वक्त देखिए वहां पर 2 रेट इस वक्त चल रहे हैं पेट्रोल के। एक तो होता है कि जितनी गाड़ी है, यानी हर गाड़ी के ऊपर एक 60 लीटर पेट्रोल गवर्नमेंट वो एक आपका कोटा होता है और कार्ड पेट्रोल भरने के लिए कार्ड आपको उसमें मशीन में लगाना पड़ता है एटीएम कार्ड की तरह से। तो उस कार्ड में आपका वो 60 हर महीने 60 लीटर उसमें चार्ज हो जाता है। अगर वो आप 60 लीटर यूज कर रहे हैं तो आपको एक्चुअली वो पड़ेगा, आज का जो रेट है करीब ₹1 या उससे भी कम, मुझे लगता है 90 पैसे पर लीटर, इस तरह का कुछ वो है। तो आप यहाँ भी सोच लीजिए कि पानी भी 90 पैसे और ₹1 में नहीं है। ईरान में भी ये है कि पानी आप 10-12 रुपए की वो है मिनरल वाटर अगर आप खरीदिए तो। और पेट्रोल जो है ना, तो एक बात। दूसरी चीज यही है, चूंकि इतना सस्ता है पेट्रोल तो उसलिए उसका इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा है। लोग काफी ज्यादा गाड़ियां 4 व्हीलर से ही लोग ज्यादा चलते हैं। 4 व्हीलर करीब सारी फैमिलीज के पास कम से कम एक 4 व्हीलर तो है, वरना ज्यादा है। ज्यादा की तादाद हर फैमिली के मेंबर की तादाद के हिसाब से भी है। आप देखिएगा कि वहां पर जैसी 2 दिन की छुट्टी जैसे हुई, आप देखेंगे तेहरान से बाहर या बड़े शहरों से बाहर जाने वाली सड़कों पर और हाईवेज पर एकदम जाम लग जाता है। लोग अपनी गाड़ियां उन्होंने उठाई और फैमिली के लोगों को बिठाया और रवाना हो गए। तो ये ईंधन और फ्यूल कोई मसला ही नहीं है। कोई भी पेट्रोल पंप पे जाता है तो टंकी फुल करता है, उसके बाद जाके पेमेंट करके आ जाता है। वो पता नहीं चलता कि अब हमारी गाड़ी में है उसमें करीब 40 लीटर पेट्रोल आता है और हम जब टंकी फुल कर लेते हैं तो हम जाके 35 रुपए दे के आते हैं। आप 35 रुपए के हिसाब से सोच सकते हैं कि वो क्या चीज है। डीजल इससे भी काफी सस्ता है। और 60 लीटर के ऊपर जो है वो करीब ₹3 लीटर है। फिर वो जिसको आजाद रेट कहते हैं तो वो ₹3 लीटर है। तो ₹3 भी कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। हाँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि मुफ्त के बराबर है तकरीबन। मुफ्त में कभी जेब पे कोई बोझ नहीं महसूस होता। जब आप गाड़ी में पेट्रोल भराते हैं तो नहीं लगता, और जब कहीं आप जाना होता है तो बाकी खर्च आप सोचते हैं, लेकिन पेट्रोल का खर्च के बारे में आप नहीं सोचते हैं, सोचने की जरूरत नहीं होती है। बाकी बिजली की अगर बात की जाए, बिजली देखिए वहाँ ईरान में बिजली का इस्तेमाल जो है वो काफी ज्यादा है। और सर्दियों में गर्मियों में घर आपके ठंडे रहते हैं। आप कितने ही गरीब इंसान के घर में चले जाइए, वहां पर ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम एक कमरा ठंडा रखते हैं और बाकी हॉल को छोड़ देते हैं, या जो है 2 कमरे ठंडे कर लेते हैं बाकी को जाने देते हैं। नहीं, वहां घर पूरा का पूरा ठंडा रहता है, यहाँ तक कि किचन भी। तो उसमें ये इस तरह से घर ठंडा रहता है। और अगर आप सही इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो मुफ्त होता है। बहुत हमारे साथ भी यही होता है कि वो उन्होंने एक स्लैब रखी, अगर आप उस तक इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका बिल नहीं आएगा। और स्लैब से कम इस्तेमाल किया तो बिल में ये लिख किया जाता है कि
इदारा मकरूज है आपका, यानी आपने स्लैब से कम इस्तेमाल किया, ये अगले बिल में एडजस्ट हो जाएगा, ये जो आपने कम इस्तेमाल किया। तो बिजली इस तरह से, अब उसमें कुछ लोग हैं जो काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते, फिर उनका बिल आता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उस तरह का बिल नहीं आता है कि, यानी अगर बहुत हम देखते हैं अपने मिलने जुलने वालों में जिसका बहुत ज्यादा बिल आ गया और जिसपे वो मतलब बहुत परेशान हो जाता है कि इस बार बहुत ज्यादा बिल आ गया, तो मान लीजिए वो 1200 रुपए आ गए, यानी 1000 रुपए अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें, अगर 1200 रुपए किसी का बिल आया तो वो काफी इस बात का जिक्र रहता है कि यार इस बार हमारे यहाँ बड़ा बिल आ गया। तो आमतौर पर इस तरह का रहता है कि 200, 250 या नहीं, अगर आपने स्लैब के अंदर इस्तेमाल किया है तो। अच्छा, इसमें इसी में मैं सोचता हूँ आप वो भी बताइए कि क्या खाने पीने की चीजों में भी कुछ रेट्स में कोई सब्सिडी है? शुरू के इनकलाब के बाद के दौर में तो मैं कुछ सुनता था कि वहां खाने, खासतौर पर अनाज, रोटी, ये काफी सस्ती हैं, उसमें इंसान को बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं अपने दर्शकों को, नाजरीन को बताऊं कि वहां आमतौर पर रोटी घर में नहीं बनाते बल्कि बाहर बाजार से बनी हुई लाते हैं। सब्जी वगैरह, खाना जो भी बनाना है, सालन जो भी बनाना है वो घर में बनाते हैं, रोटी बाहर से आती है। जी, वो रोटी वगैरह के रेट्स किस तरह के हैं आम लोगों के लिए? वहां पर ये बिल्कुल आपने सही फरमाया, वहाँ कल्चर ये है कि रोटियां जो है वो उसके लिए नानवाई वो होती है और वहां पर रोटियां पकती, बल्कि ऐसे अब तो इस तरह की दुकानें हो गई कि एक दुकान है और 3-4 तरह की रोटी, वहां पर तनूर अलग अलग लगे हुए हैं या मशीनें आ गई हैं वो लगी हुई है, 3-4 तरह की रोटी मिलती है। उनके यहाँ ये है कि गवर्नमेंट उनको आटा देती है और आटा आपको मैं बताऊं कि 40 किलो की बोरी जो होती है, एक 40 किलो की बोरी का आटा गवर्नमेंट जो देती है उन्हें, तो नानवाई को जो मिलता है वो आप ये समझिए कि 250 रुपए में एक बोरी उसको पड़ जाती है, 250 या उससे कुछ कम, 200 रुपए आप समझिए, 200 रुपए में उसे 40 किलो आटा दे देती है गवर्नमेंट। अब उसके बाद यानी उसको आटा काफी सस्ते रेट में मिलता है। अब इस पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, दर हकीकत यानी आटा उतना सस्ता नहीं होता है। गवर्नमेंट असल में यहाँ पे किसानों से गेहूं खरीद लेती है, पहले ही से वादा कर लेती है कि आप गेहूं पैदा कीजिए, हम पूरा का पूरा खरीद लेंगे, और एक रेट फिक्स हो जाता है, उस रेट पे गवर्नमेंट खरीद लेती है किसानों से। कभी कभी उस पर क्लैश भी रहता है, किसान का एतराज होता है नहीं ये रेट कम है, फिर गवर्नमेंट का ये कहती नहीं बराबर है, फिर एक किसी बात पे जाके कहीं जैसे जाके बात बन जाती है, हाँ इस रेट पे खरीदेगी गवर्नमेंट, फिर गवर्नमेंट उसको और सस्ता अपने सब्सिडी के जरिए सब्सिडाइज करके फिर जब नानवाई को देती है उसको पकाने के लिए, तो उसे वो सस्ते रेट पे देती है और उसके साथ ये शर्त रखती है कि आप रोटी सस्ती रखेंगे, तो वो अपना दुकान का खर्च और अपनी मेहनत का उसमें ऐड करके उस कीमत पे रोटी देता है। रोटी बहरहाल इसके यानी तकरीबन 5 रुपए किलो आटा मिल जाता है नानवाई को, जो नान बना करके देता है। 200 रुपए में 40 किलो का मतलब 5 रुपए किलो आटा उसे मिल जाता है सब्सिडी के साथ। अब वो आगे बेचता है, उसके साथ अपनी मेहनत, अपनी दुकान का खर्च या जो भी है। तो थोड़ा सा नजदीक आने के लिए, मसलन हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो नान जैसे होता है वो उससे जरा बड़े और मुख्तलिफ मीडियम किस्म का नान कितने का आ जाता है, थोड़ा सा वो भी समझ लें, बिल्कुल डायरेक्ट एक आम इस्तेमाल करने वाले तक बात पहुंच जाए। जी जी, मेरे ख्याल से 10 से 12 रुपए की एक रोटी पड़ती है, लेकिन वो रोटी का साइज काफी बड़ा होता है, यानी कि 2 लोग कम से कम खाना खा लेंगे। अगर एक आदमी नहीं खा सकता, रोटी बड़ी और थोड़ा दबीज होती है, मोटी होती है रोटी, तो वो एक आदमी के बस की बात नहीं है। अगर मैं यानी कि जो बर्बरी रोटी है, उनके रोटियों के नाम बड़े अलग है। अच्छा, रोटियां जरूरी नहीं कि गोल हों, कुछ रोटियां गोल है, बाकी कोई चौकोर है, कोई जो है वो लंबी, कोई तिकोनी, अलग अलग शक्लों की रोटी, और वो पत्थर पे बनती है, कोई संग की कही जाती है, वो उसमें तंदूर में जो बनती है पत्थरों के। जी 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 जी, तो ये है, तो वो रोटियां काफी बड़ी हैं, एक आदमी नहीं, कम से कम 2 लोग उसे खाएंगे, 2 लोग पेट भर के खाना खा सकते हैं, और वो 12 रुपए 13 रुपए की रोटी आपको समझ लीजिए वो पड़ जाती है। तो इस तरह से रोटी को सस्ता माना जाता है, रोटी काफी सस्ती है। जो वहाँ, बल्कि चावल उसके मुकाबले में महंगा है, लेकिन रोटी, गेहूं की पैदावार में ईरान
खुद कफील है तकरीबन। जो इस्तेमाल है उससे कभी कभी बल्कि उससे ज्यादा भी पैदा करता है, अपनी जरूरत से ज्यादा भी पैदा कर लेता है। अच्छा, चावल मुझे एक चीज याद आ रही है, अहमद अब्बास साहब। इस्लामी इनकलाब से पहले जब अमेरिका का बोलबाला था और अमेरिका की हुकूमत के तहत एक तरह से शाह की हुकूमत काम करती थी, उस जमाने में इनकलाब से पहले कुछ फसलों पर बाकायदा पाबंदी लगवा दी जाती थी। जो अमेरिका से जो कुछ इंपोर्ट करना वो आप पैदा नहीं कर सकते, किसानों पर पाबंदी थी। तो उसके बाद खुद कफील होने में जो ये सफर रहा, ये कैसा रहा? यानी इनकलाब के कितने साल बाद गेहूं और चावल, या गेहूं पर कम से कम खुद कफील हो सका ईरान? ईरान गेहूं में 90s में खुद कफील होने के लिए पूरी मेहनत कर रहा था। 90s को आप समझिए कि 8 साल की जंग जब गुजर चुकी थी, उसके बाद से ही इस पे ताकीद शुरू हुई कि जो हमारी बुनियादी जरूरत की चीजें हैं उनमें हमें खुद कफील होना है। दरअसल इस पे एक बहस भी रही एक जमाने में, खातमी साहब की गवर्नमेंट जब आई 90s के आखिर वाले हिस्से में, करीब बल्कि 90s का वसत और आखिर का हिस्सा, तो उसमें ये बहस बहुत चली कि हमारी जमीन में जब हम जाफरान पैदा कर सकते हैं, सैफरन पैदा कर सकते हैं, तो और सैफरन का मार्केट बहुत अच्छा है, हमें काफी अच्छा इनकम उससे हो जाता है, तो हम गेहूं के बजाय सैफरन की खेती पे ज्यादा क्यों ना ध्यान दें। और गेहूं हो तो हर जगह पैदा होता ही है, हम उसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो उस वक्त जो है वो रहबर इनकलाब की तरफ से, अयतुल्लाह खामनेई की तरफ से इसकी मुखालफत हुई। उन्होंने कहा कि जो मुल्क की बुनियादी जरूरत की चीजें हैं उन पे हम डिपेंड नहीं हो सकते किसी भी मुल्क पे, और इसमें कोई भी दूसरी पॉलिसी ना लाई जाए कि मतलब ये सस्ता है और ये महंगा है। जो बुनियादी जरूरत की चीज है वो पहले मुहैया हो जाए, उसके बाद बेशक आप जो भी खेती करना है, जो भी बिजनेस करना है। तो इस पे फिर ईरान ने मेहनत की। तो हमने देखा 90s के आखिर तक ईरान खुद कफील हो गया था, बल्कि उसके बाद के वर्षों में ये हुआ कि अपनी जरूरत से ज्यादा भी गेहूं ईरान ने पैदा किया और ईरान ने एक्सपोर्ट किया था गेहूं। उसके बाद से हम ये देख रहे हैं। तो अच्छा, एक जमाने में भारत से चावल जाता था, चाय जाती थी, कुछ और चीजें जाती थी। भारत से अब भी क्या कुछ चीजें जाती हैं खाने की? तेल तो भारत सरकार ने लेना बंद कर दिया था अमेरिका के दबाव में ईरान से। अब क्या सूरत हाल है? तेल भारत अब कुछ खरीद रहा है या तकरीबन कारोबार बंद है दोनों मुल्कों के बीच में? तेल काफी महदूद है। मैंने कुछ रिपोर्टों में देखा था कि हिंदुस्तान ने दोबारा तेल खरीदना शुरू किया है, लेकिन बहुत महदूद है, मगर यानी ना के बराबर। लेकिन दूसरी चीजें ईरान से, जैसे ईरान से खजूरें हैं, सेब हैं, ये चीजें हिंदुस्तान आ रही हैं, और हिंदुस्तान से केले और इस तरह के कुछ फल हैं जो ईरान जा रहे हैं। तो ये अब इस तरह का सामान, लेकिन तेल की बात अगर की जाए तो तेल काफी कम हो गया, नहीं के बराबर कहना चाहिए। और वो ईरान में बल्कि ये कोशिश हो रही है कि हिंदुस्तान का जो मार्केट है वो दोबारा किस तरह वहां से ट्रेड शुरू हो, तेल जिस तरह ईरान चाइना को बेच रहा है, और ईरान उसके लिए कोशिशों में लगा हुआ है। बल्कि ईरान और रशिया का एक काफी इस पे वो चल रहा है, गैस के सिलसिले में खास तौर पे कुछ ऐसा बनाया जाए कि एक मार्केट बनाया जाए, गैस मिल के बेची जाए इस तरह की, यानी ईरान के रास्ते से रशिया की गैस आए और रशिया ईरान से फिर दूसरे मुल्कों को जाए, ईरान को ट्रांजिट का उसमें फायदा मिले। दोनों मुल्कों में हम देख रहे हैं कि दिफाई ताउन के साथ साथ अब इक्तिसादी ताउन भी इस सिमत में आगे बढ़ रहा है, नजर आ रहा है। लेकिन ये अफसोस की बात है, मुझे याद आ रहा है क्योंकि मैं 80s से इंडिया और ईरान के ताल्लुकात और बहुत सी चीजें देख रहा हूँ। एक जमाने में ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन का प्रपोजल था, उसे अमेरिका ने रोका। उसके बाद अमेरिका ने ईरान से तेल लेने पर रोक लगाई कि उससे ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ावा मिलता है, इस किस्म के इल्जामात लगाए। इससे बहरहाल इलाकाई मुल्कों के दरमियान तिजारत में जो भी रुकावट डालता है, गैर मुल्की जो ताकत होती है, वो अपने फायदे के लिए या अपने दुश्मन के खिलाफ दूसरों से कार्रवाई के जरिए दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है। वो अमेरिका का तरीका रहा है। कोई खास बात अगर आखिर में कहना चाहें तो, हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया है, इस पूरे हवाले से कि अवामी जिंदगी कैसी है ईरान? अवामी जिंदगी हम एक ईरान में जो देखते हुए कि लोगों में काफी
इस मामले में एक तो अवेयरनेस है अपनी सेहत की तरफ से, और हुकूमत की तरफ से भी सेहत पे बहुत ज्यादा तवज्जो है। और अभी कुछ साल पहले, यानी मेरे ख्याल से 10-12 साल पहले तक ये होने लगा था कि ईरान में मोटापा बढ़ रहा है, और लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी यूनाइटेड नेशंस ने अप्रिशिएट किया ईरान की कोशिशों को, कि ईरान ने मोटापा को कंट्रोल बहुत अच्छी तरह से किया है। उसकी वजह से हम ये देखते हैं कि पार्कों में एक्सरसाइज का वो उसके इंस्ट्रूमेंट्स लगा दिए गए, हर पार्क में आपको जरूर मिल जाएंगे। और हम ये देखते हैं कि इदारों में भी अलग अलग, यहाँ तक कि हमारे इदारे में भी हफ्ते में 3 दिन मर्दों के लिए और 3 दिन औरतों के लिए वो कॉम्प्लेक्स है जो वर्जिश और एक्सरसाइज के लिए। तो हम भी वहाँ जाते हैं, 1.25 घंटे की वर्जिश करके आते हैं, बाकी जो है ऑल्टरनेट डेज पे। यही बाकी इदारों का हाल है। तो हम ये देख रहे हैं कि सेहत की तरफ काफी तवज्जो है लोगों की, और इसका असर हमें उनकी जिस्मानी साख पे भी नजर आता है। एक्चुअली आप चेहरे अगर देखें तो उससे भी अंदाजा होता है कि लोग इस पे तवज्जो दे रहे हैं। यकीनी तौर पर। और ईरान तो वाकईन हमारे यहाँ हिंदुस्तान में मोटापे का इशू काफी बढ़ता जा रहा है, खवातीन में खास तौर पर। और ईरान में जितनी खवातीन एक्टिव नजर आती हैं हर मैदान में, और बिल्कुल मोटापा उस तरह से नजर नहीं आता। वाकईन मुख्तलिफ समाजों को कंपेयर करके पता चलता है कि जिंदगी कितनी मुश्किल और कितनी आसान है। ईरान ने इस्लामी इनकलाब के बाद में वाकईन बहुत तमाम दुश्मनों का सामना करते हुए, तमाम पाबंदियों के बावजूद अवामी जिंदगी को आसान करने की कोशिश की है, जिसकी तफसीलात आपने बताई। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अब्बास साहब। ये ऐसा मौजू था जिस पर बहरहाल बात करनी जरूरी थी, और मुझे लगता है आज आपको, दर्शकों को, नाज़रीन को काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी। इतने नजदीक से जो शख्स 25 साल से वहां है और उन बारीकियों को जानता है, जोग्राफिया को जानता है, सियासत को जानता है, अवामी जिंदगी को जानता है, उसके जरिए हमने इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आज आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सही इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।